हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हमने जो हमारा बीएड द्वितीय वर्ष था उसमें जो एक कंपलसरी पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण, पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट, उसमें हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग उसी का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इस बुक में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, दूसरा आज पढ़ रहे हैं और जो बाकी के 3 चैप्टर हैं वो आने वाली अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग पहले अपने दूसरे अध्याय का नाम जान लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य स्थिति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं एवं शिक्षा। थोड़ा सा हम लोग चैप्टर के बारे में जानेंगे, फिर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब किसी देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो सीमित संसाधनों जैसे भूमि, जल, भोजन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर दबाव बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति और समाज के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं, यदि जनसंख्या नियंत्रण में नहीं रहती है तो जीवन की गुणवत्ता घट जाती है और यदि जनसंख्या संतुलित रहती है तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब हम लोग जानेंगे जीवन की गुणवत्ता का अर्थ। जीवन की गुणवत्ता से तात्पर्य है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की संतुष्टि और संतुलन की अवस्था। तो ये रहा हमारा जीवन की गुणवत्ता का अर्थ। यह केवल धन या भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक संबंध और खुशहाली भी शामिल है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। तो सेकंड चैप्टर की जो अगली हेडिंग है वो है जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। तो हम लोग देखते हैं कि जीवन की गुणवत्ता को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। हमारा जो पहला मुख्य घटक है वो है स्वास्थ्य। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना, मतलब अगर व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। और जो हमारा अगला घटक है वो है पोषण। पर्याप्त एवं संतुलित भोजन की उपलब्धता। अगर व्यक्ति को पर्याप्त एवं संतुलित भोजन मिल रहा है समय से तो उसका पोषण स्तर भी ठीक रहेगा। जो अगला घटक है वो है शिक्षा, ज्ञान, साक्षरता और रोजगार की योग्यता। जो अगला घटक है वो है रोजगार, काम के अवसर और आय का स्तर, मतलब काम के अवसरों में वृद्धि करना और आय के स्तर को ऊंचा उठाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। जो हमारा अगला मेन घटक है वो है आवास, रहने के लिए स्वच्छ व सुरक्षित स्थान की व्यवस्था करना। ये भी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब हम लोग अपना अगला हेडिंग देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जो हमारा पहला कारण है वो है संयुक्त परिवार। इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से संयुक्त परिवार जनसंख्या विस्फोट में अपनी भूमिका निभाता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की सुरक्षा रहती है, सामूहिक आय से सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चों के लालन पालन का बोझ माँ बाप पर नहीं पड़ने के कारण परिवार सीमित रखने की ओर ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। इसको एक तरह से हम लोग सामाजिक कारण भी कह सकते हैं। जो दूसरा कारण है वो है बाल विवाह। बाल विवाह किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट में भूमिका निभाता है उसको हम लोग देखते हैं। भारत में अनेक जातियों में तथा धनी मनी परिवारों में बाल विवाह की प्रथा है। कम आयु में शादी होने से पुनरुत्पादन काल अधिक लंबा होता है और संतान उत्पत्ति की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इससे भी ये भी जनसंख्या विस्फोट का एक प्रमुख कारण है। अब जो अगला कारण है उसको हम लोग देखते हैं, निरक्षरता। निरक्षरता से अंधविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि भारत में अनेक व्यक्ति बच्चों को ईश्वरीय देन मानते हैं, जन्म निरोध की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अनेक धर्मों में संतति निरोध धर्म विरोधी कर्म माना जाता है। इससे स्वच्छंद संतान उत्पत्ति को बल मिलता है और जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब हम लोग अपना अगला कारण देखेंगे, आर्थिक कारण। बाड़िया एवं मर्चेंट का विचार है कि जहां जीवन में कुछ दांव पर न लगा हो
वहाँ बालक का जन्म अतिरिक्त आय का साधन होता है, क्योंकि परिवार की अन्य आय की वृद्धि के लिए उसे कम आयु से ही काम पर लगाया जाता है। इस कथन का प्रत्यक्ष रूप से हम अनेक समाजों, विशेषकर पिछड़े और गरीब तबके के लोगों में देखते हैं। इनमें परिवार में अधिक सदस्य इसीलिए पैदा किए जाते हैं कि जिससे इन्हें काम करने वाले व्यक्ति अधिक मिले तथा आय अधिक हो। इनका जीवन स्तर तो कम होता है और अधिक सदस्य होने पर परिवार की संपत्ति आदि के बखारे की समस्या इतनी प्रभावी नहीं रहती है। गरीबी के कारण रूखा सूखा भोजन मिलता है, मनोरंजन के साधन होते नहीं हैं, अतः संतान उत्पत्ति अधिक होती है। तो ये रहा आर्थिक कारण। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला कारण जो है प्राकृतिक कारण। भारत की जलवायु गर्म है, अतः यहाँ बच्चों में कम आयु में ही प्रजनन परिपक्वता आ जाती है। यही कारण है कि जब ठंडे देशों में लड़कियां शादी योग्य हो जाती हैं, तब तक भारत में लड़कियों के 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। मतलब जो ठंडे प्रदेश में है वहाँ पर जब तक लड़कियों की शादी की एज होती है, तब तक भारत में लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। तो ये रहा हमारा प्राकृतिक कारण। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला कारण जो है धार्मिक कारण। हिंदुओं में पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार, श्राद्ध आदि के लिए पुत्र आवश्यक है। अविवाहित रहना भी ठीक नहीं माना जाता है। कन्या का विवाह करना हिंदुओं में महान पुण्य कर्तव्य के रूप में मानते हैं। मुसलमानों तथा ईसाई धर्मों में भी जन्म नियंत्रण को विरोधी माना जाता है। ये सभी तथ्य जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये रहा हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण हो गया। अब हम लोग अपना अगला कारण देखेंगे जो है परिवार नियंत्रक विधियों के प्रति उदासीनता। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को तीव्र गति का कारण परिवार नियंत्रक विधियों का प्रयोग के प्रति जन सामान्य की अरुचि या उदासीनता है। जिन देशों में परिवार नियोजन के तरीकों को व्यापक रूप से अपनाया गया है, उन देशों में प्रजनन दर में अभूतपूर्व कमी आई है। भारत में नियोजित प्रयासों के उपरांत भी मात्र 33% दंपत्ति ही इन विधियों से लाभान्वित हो सके हैं। तो ये रहा परिवार नियंत्रक विधियों के प्रति उदासीनता लोगों का। अब हम लोग अपना अगला कारण देखें जो है मनोवैज्ञानिक कारण। अधिक संतति की चाह किसी सीमा तक भारतीय परिवारों की सुरक्षात्मक मनोवृत्ति का परिणाम भी है। अधिक संतान, अधिक सुरक्षा। उम्र की दहलीज लांघते हुए तथा वृद्धावस्था की कगार पर खड़े हुए भारतीय दंपतियों को एक पुत्र से संभवतः असुरक्षित हो जाने तथा उनकी वृद्धावस्था की लाठी न बन पाने का भय सताता है। अतः वह अधिक पुत्र संतति प्राप्त कर इस भय से मुक्ति चाहते हैं। यही नहीं, किसी सीमा तक अधिक पुत्रों के माता पिता होने का गौरव भी प्राप्त करना चाहते हैं। इन उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त अशिक्षा, जन्म निरोधक साधनों की जानकारी का अभाव, अविवेकपूर्ण मातृत्व भी जनसंख्या विस्फोट में सहायक होते हैं। तो ये रहा हमारा जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे जो है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अब हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। जो हमारा पहला निर्धारक तत्व है वो है अनुवांशिकता। किस प्रकार से अनुवांशिकता स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो अनुवांशिकता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक गुण कुछ हद तक उसके गुण सूत्रों को प्रगत से निश्चित होते हैं, जो कि उसके अभिभावकों के गुण सूत्रों से निश्चित होते हैं, और ये गुण सूत्र उसे उसके अभिभावकों के संयोग से प्राप्त होते हैं। गुण सूत्रों की संरचना बाद में परिवर्तित नहीं हो सकती। गुण सूत्रों की खराबी बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया आदि। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की स्थिति गुण सूत्रों की संरचना पर निर्भर होती है। तो ये रहा अनुवांशिकता। अगला जो तत्व है वो है वातावरण। तो हम लोग देखते हैं वातावरण किस प्रकार से स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। हिप्पोक्रेटस पहला विचारक था जिसने बीमारियों को वातावरण से जोड़ा। जैसा कि मौसम, जल, भोजन, हवा आदि। बाह्य वातावरण उन चीजों से बना होता है जिससे व्यक्ति जनन के बाद संपर्क में आता है।
इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शारीरिक घटक, दूसरा जीव वैज्ञानिक घटक, तीसरा मानसिक एवं सामाजिक घटक। ये सभी अथवा कोई एक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और व्यक्ति पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण किसी व्यक्ति के अनुकूल है तो वह अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का भरपूर प्रयोग कर सकता है। अब हम लोग अपना अगला देखेंगे निर्धारक तत्व, वो क्या है? जीवन पद्धति। जीवन पद्धति का अर्थ है जीवन के रहन सहन का तरीका और यह सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता है। स्वस्थ जीवन पद्धति स्वास्थ्य की जरूरत है। उदाहरण के लिए पौष्टिकता, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियां आदि। तो ये रहा हमारा जीवन पद्धति का निर्धारक तत्व। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। यह किस प्रकार से स्वास्थ्य को निर्धारित करती है? सामाजिक आर्थिक स्थिति व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कुछ महत्वपूर्ण कारण जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों को निश्चित करते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला हो गया आर्थिक स्तर, यह भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। दूसरा हो जाएगा शिक्षा, तीसरा हो जाएगा व्यवसाय, चौथा हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं। ये सभी कारण हैं जो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं। आज जो हमारा दूसरा अध्याय है उसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरे अध्याय में जो चैप्टर बचे हैं उनको हम लोग पार्ट 2 में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।